आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ई लर्निंग विद नीरज सर में। दोस्तों, आज की क्लास के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि इंडक्टिव मेथड एंड डिडक्टिव मेथड क्या होते हैं और इनके चरण कौन कौन से होते हैं। हिंदी में दोस्तों इनको आगमन विधि और निगमन विधि बोला जाता है। तो दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए दोस्तों, हम लोग चलते हैं तो हम लोग जान लें कि इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड क्या होता है। देखिए दोस्तों, जो आगमन विधि होती है इसको इंग्लिश में इंडक्टिव मेथड बोला जाता है। आगमन विधि क्या होती है? विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत कर सामान्य सिद्धांतों की ओर जाया जाता है। किसमें? आगमन विधि में। और दोस्तों, ये जो है डायरेक्टली क्वेश्चन में सेम टू सेम पूछे भी जाते हैं। क्लियर? और निगमन विधि में क्या होता है दोस्तों? पहले सामान्य नियम बताए जाते हैं और फिर उदाहरण दिए जाते हैं। क्लियर दोस्तों? अच्छा, जैसे हम लोग आगमन विधि का प्रयोग कर रहे हैं तो बच्चे को कैसे ट्रीट करेंगे? बच्चे को क्या, जैसे ये मार्कर है, मार्कर को हम क्या करेंगे? ऊपर से नीचे गिरा देंगे, फिर और दो चार वस्तुएं हुई उनको गिराएंगे। तो ये यानी कि हम लोग उदाहरण दे रहे हैं किसका? जो नियम निकलेगा वो बाद में। पहले क्या करेंगे? उदाहरण देंगे, फिर बाद में नियम निकलेगा। जब वस्तुएं गिरती जाएंगी तो हम बताएंगे बच्चों को कि वस्तुएं जो गिर रही हैं किसके कारण गिर रही हैं? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो हम लोग क्या उदाहरण से सिद्धांत या नियम की ओर गए। और निगमन विधि में क्या होता है दोस्तों? इसमें पहले बता दिया जाएगा नियम कि दोस्तों कि बच्चों, गुरुत्वाकर्षण नियम होता है जिसमें वस्तुएं ऊपर से नीचे की ओर आकर्षित होती हैं और फिर बाद में मारकर गिराकर दिखा दिया जाएगा। दोस्तों, बात क्लियर हुई? आइए इसके दोस्तों कुछ शिक्षण सूत्र हैं, इनको और देख लिया जाए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सीटेट हुआ, यूपीटेट हुआ, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए दोस्तों, आगमन विधि का शिक्षण सूत्र कौन कौन से हैं? उदाहरण से नियम की ओर। जी हाँ दोस्तों, ये जो बात की जा रही बात एक ही है। क्लियर? विशिष्ट से सामान्य की ओर। जी हाँ दोस्तों, जैसे बताया ना कि विशिष्ट से पहले क्या करते हैं? उदाहरण देते हैं। विशिष्ट उदाहरण का प्रयोग करके हम लोग किसकी ओर? सामान्य नियम की ओर बढ़ते हैं। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर और ज्ञात से अज्ञात की ओर। दोस्तों, ये क्या है? आगमन विधि के शिक्षण सूत्र जिनका प्रयोग करके हम लोग बच्चे को पढ़ाते हैं। आइए दोस्तों, अब देख लेते हैं निगमन विधि के शिक्षण सूत्र कौन कौन से हैं। नियम से उदाहरण की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर और अज्ञात से ज्ञात की ओर। अच्छा दोस्तों, ऐसा नहीं लग रहा है? देखिए, उदाहरण से नियम, इसमें लिखा है नियम से उदाहरण की ओर। दूसरा है विशिष्ट से सामान्य की ओर, इसमें क्या है? सामान्य से विशिष्ट की ओर। सभी देखें तो इसके उल्टे क्या है? निगमन विधि में, जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, इसमें क्या है? अज्ञात से ज्ञात की ओर। दोस्तों, ये तो सूत्र हैं, उल्टे तो होंगे ही। क्यों? क्योंकि इनकी डेफिनेशन क्या बोलती है? इस आगमन विधि में विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, बाद में क्या? सिद्धांतों की ओर लाया जाता है। सिद्धांतों मतलब रूल्स, नियम, थ्योरीज। और निगमन विधि क्या कहती है कि पहले नियम होंगे, बाद में उदाहरण। तो ये तो यहीं से पता चल रहा है ना कि ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जी हाँ दोस्तों, इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड यानी कि आगमन विधि और निगमन विधि एक दूसरे के क्या होते हैं? विपरीत। तो पहली बात क्या पता चली कि ये एक दूसरे की विपरीत विधियां हैं। क्लियर दोस्तों? और दूसरी बात ये देखिए कि इन दोनों के जनक जो हैं वो अरस्तु जी हैं। कौन? अरस्तु। क्लियर दोस्तों? ये भूलिएगा मत, एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब आगमन विधि और निगमन विधि के जो चरण हैं उनके बारे में जान लें कि कौन कौन से चरण फॉलो किए जाते हैं। आइए दोस्तों, आगमन विधि में भी 4 चरण हैं और निगमन विधि में भी 4 चरण हैं। क्लियर दोस्तों? देख लेते हैं कौन कौन से। आगमन विधि में
उदाहरण प्रस्तुत करना। सबसे पहले क्या करना है, एग्जाम्पल देना है, फिर क्या उदाहरण का अवलोकन करना है। पहले एग्जाम्पल दिया फिर उसका अवलोकन किया और अवलोकन करके उसका परिणाम निकाला, फिर क्या सिद्धांतों का निर्माण करना है। तीसरे नंबर पर सिद्धांतों का निर्माण करना है और फिर लास्ट में उदाहरणों द्वारा सिद्धांतों की पुष्टि करना है कि ये किस हद तक सही है। क्लियर दोस्तों। निगमन विधि के जो चरण उनके बारे में जान लें। सिद्धांत का ज्ञान देना। जी हाँ दोस्तों, आगमन विधि में देखिए क्या, पहले उदाहरण प्रस्तुत करेंगे और निगमन विधि में पहले जो सिद्धांत है उसी को बता देना है। फिर उसके बाद क्या करना है, विभिन्न उदाहरणों में सिद्धांत का क्या करना है, प्रयोग करना है। जी हाँ दोस्तों। नेक्स्ट है सिद्धांतों की सत्यता का परीक्षण करना है। जी हाँ, परीक्षण करना है कि कितना कहाँ तक ये लागू होता है, परीक्षण सफल रहता है असफल। फिर लास्ट में है अन्य उदाहरणों के आधार पर सिद्धांतों का पूर्ण सत्यापन करना है। क्लियर दोस्तों। तो ये क्या है दोस्तों, आगमन और निगमन विधि के चरण। आइए अब हम लोग जान लें कि आगमन विधि के लाभ और निगमन विधि के लाभ कौन कौन से हैं। आइए दोस्तों, अब आगमन विधि और निगमन विधि के जो चरण हैं उनके बारे में जान लें कि कौन कौन से चरण फॉलो किए जाते हैं। आइए दोस्तों, आगमन विधि में भी 4 चरण हैं और निगमन विधि में भी 4 चरण हैं। क्लियर दोस्तों। देख लेते हैं कौन कौन से। आगमन विधि में उदाहरण प्रस्तुत करना। सबसे पहले क्या करना है, एग्जाम्पल देना है, फिर क्या उदाहरण का अवलोकन करना है। पहले एग्जाम्पल दिया फिर उसका अवलोकन किया और अवलोकन करके उसका परिणाम निकाला, फिर क्या सिद्धांतों का निर्माण करना है। तीसरे नंबर पर सिद्धांतों का निर्माण करना है और फिर लास्ट में उदाहरणों द्वारा सिद्धांतों की पुष्टि करना है कि ये किस हद तक सही है। क्लियर दोस्तों। निगमन विधि के जो चरण उनके बारे में जान लें। सिद्धांत का ज्ञान देना। जी हाँ दोस्तों, आगमन विधि में देखिए क्या, पहले उदाहरण प्रस्तुत करेंगे और निगमन विधि में पहले जो सिद्धांत है उसी को बता देना है। फिर उसके बाद क्या करना है, विभिन्न उदाहरणों में सिद्धांत का क्या करना है, प्रयोग करना है। जी हाँ दोस्तों। नेक्स्ट है सिद्धांतों की सत्यता का परीक्षण करना है। जी हाँ, परीक्षण करना है कि कितना कहाँ तक ये लागू होता है, परीक्षण सफल रहता है असफल। फिर लास्ट में है अन्य उदाहरणों के आधार पर सिद्धांतों का पूर्ण सत्यापन करना है। क्लियर दोस्तों। तो ये क्या है दोस्तों, आगमन और निगमन विधि के चरण। आइए अब हम लोग जान लें कि आगमन विधि के लाभ और निगमन विधि के लाभ कौन कौन से हैं। आइए दोस्तों हम लोग इनके लाभ देख लेते हैं कि आगमन विधि के लाभ कौन कौन से और निगमन विधि के लाभ कौन कौन से हैं। अच्छा दोस्तों, लाभ के अतिरिक्त इनको हम क्या, इनके गुण भी बोल सकते हैं। क्या गुण। क्लियर दोस्तों। आगमन विधि देखते पहले, विद्यार्थी स्वयं नियमों की खोज करता है जिससे उसका ज्ञान स्थायी हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि उसको पहले क्या एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं और इतने एग्जाम्पल्स दे दिए जाते हैं कि उसको पता चल जाता है कि कौन से नियम हैं। इसलिए बोला जाता है कि स्वयं नियमों की खोज करता है। हालांकि उसको बाद में डिटेल में थोड़ा बताना पड़ता है टीचर को। तो जब ऐसा करता है वो उसका ज्ञान कैसा हो जाता है, स्थायी हो जाता है। आइए, और दूसरी बात, विषय जो है रुचिकर बन जाता है। किसमें, आगमन विधि में। तीसरी बात, आत्मनिर्भरता एवं आत्मविश्वास की वृद्धि होती है आगमन विधि में। नेक्स्ट है अनुसंधान को बढ़ावा मिलता है। जी हाँ, अनुसंधान मतलब रिसर्च। अब चूंकि बच्चा बार बार करेगा तो क्या होता है, अनुसंधान को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट है छात्र करके सीखते हैं। जी हाँ, बात वही है। और लास्ट है तर्क शक्ति और बौद्धिक विकास होता है। किसमें, आगमन विधि। चलिए आइए हम लोग निगमन विधि की बात कर लें।
समय की बचत होती है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले सीधे नियम ही बता दिया जाता है, उसके बाद तुरंत उसका क्या हो जाता है। आइए, समय की बचत होती है। दूसरा है विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति का विकास होता है। अब चूंकि बच्चा इसमें करके तो सीखता नहीं है, बार बार वही रूल्स हैं, तो उसी नियम पर आधारित क्या करता है, एग्जाम्पल्स करता है, इसलिए उसका क्या होता है, स्मरण शक्ति का विकास होता है। तीसरी बात, पाठ्यक्रम समय में पूरा हो जाता है। अच्छा, अगर इस विधि से टीचर पढ़ाएगा तब की बात है क्या, कि पाठ्यक्रम पूरा होता है। चौथी बात, बार बार अभ्यास से अधिक लाभ होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो यहाँ बताया जा रहा था ना कि बार बार एग्जाम्पल्स सॉरी नियम बता दिए, बार बार एग्जाम्पल्स को हल कर लिया तो एक तरह से रट जाता है और स्मरण शक्ति का विकास होता है, उसी से क्या बोला गया, अधिक लाभ होते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, ये क्या है दोस्तों, शिक्षक केंद्रित विधि, और ये क्या है, बाल केंद्रित विधि। और लास्ट है, इससे प्राप्त जो परिणाम होते हैं वो पूर्णतः सत्य होते हैं। किसमें, निगमन विधि में। आइए दोस्तों, अब चूंकि हर एक वस्तु हो या व्यक्ति हो, उसके दो पहलू होते हैं। अगर कुछ उसके गुण होंगे या लाभ होंगे तो कुछ ना कुछ दोष अवश्य होंगे। तो आइए हम लोग जिक्र कर लेते हैं इसके, इन दोनों के। तो आइए दोस्तों, हम लोग इन दोनों विधियों के जो दोष हैं उनको जान लेते हैं तुरंत। आइए, आगमन विधि का जो पहला दोष है वो कि ज्ञानार्जन धीमी गति से होता है। जी हाँ दोस्तों, क्यों? क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल्स कराने होते हैं, उसके बाद धीरे धीरे नियमों की ओर बढ़ा जाता है। ऐसा तो है नहीं कि पहले नियम बता दिए फटाक से एग्जाम्पल, तो उसमें टाइम कम लगता है, इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। तो ज्ञानार्जन कैसा हो गया, धीमी गति से। क्लियर दोस्तों? दूसरा है समय अधिक लगता है। जी हाँ, जब ज्ञान अर्जन धीमी गति से होगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। जब टाइम ज़्यादा लगेगा तो पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाता है। क्लियर दोस्तों? और चौथी बात, अध्यापक निष्क्रिय हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये इसको याद रखिएगा कि आगमन विधि में अध्यापक निष्क्रिय हो जाता है। क्यों? क्योंकि बाल केंद्रित विधि होती है। फिफ्थ है, सभी विषय वस्तु नहीं पढ़ाए जा सकते। क्लियर? क्यों? क्योंकि समय अधिक लगता है और छोटी कक्षाओं के लिए ही वर्ड आया है दोस्तों, एकमात्र, केवल, है ना। और ही का मतलब सेम वही है कि छोटी कक्षाओं के लिए ही उपयोगी का मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ छोटी क्लास में ही इसका उपयोग होता है। चलिए नेक्स्ट है कि परिणाम पूर्णतः सत्य नहीं होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आगमन विधि के जो परिणाम होते हैं, रिजल्ट्स होते हैं, वो पूर्णतः सत्य नहीं होते हैं। याद रखिएगा। आप देखते हैं निगमन विधि में दोष क्या है कि छात्र की जिज्ञासा, तर्क, विचार और शक्ति का बौद्धिक विकास नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता दोस्तों? हम लोग करते क्या है कि पहले ही रूल बता देते हैं। जैसे ये हुआ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, बता दिया क्या होता है दोस्तों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बस कोई भी इनको क्या दे दिया क्वेश्चन करने के लिए, ये लीजिए 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर निकालिए। तो क्या करेंगे ये लोग, इसी सूत्र में इसको पुट कर देंगे और जो आंसर होगा मिल जाएगा। बट क्या उनकी तर्क शक्ति में कुछ विकास हुआ, वृद्धि हुई? नहीं। जिज्ञासा नहीं, इसीलिए क्या बोला जाता है कि बौद्धिक विकास इनका नहीं हो पाता है। दूसरी बात, रटने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। क्यों? क्योंकि पहले नियम ही बता दिए जाते हैं, तो बच्चा क्या करता है, फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये क्या करता है, नियम रटने लगता है, तो रटने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट दोस्तों, वैज्ञानिक दृष्टि का अभाव रहता है। अच्छा, ये क्यों वैज्ञानिक दृष्टि का दोस्तों? जब रटने की प्रवृत्ति है तो फिर वैज्ञानिक दृष्टि कहाँ से? क्लियर दोस्तों? आत्मविश्वास व आत्मनिर्भरता की भावना पैदा नहीं होती है। क्यों? क्योंकि बच्चा करके नहीं सीखता है, इसलिए। नेक्स्ट है, इस विधि से प्राप्त ज्ञान स्पष्ट तो होता है।
बट अपूर्ण होता है। क्लियर दोस्तों, सॉरी 6 नंबर नहीं है। इस विधि से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो स्पष्ट होता है। ये हमने जब इसके क्या लाभ या गुण के बारे में बात की थी तब ये की थी, स्पष्ट होता है बट अपूर्ण होता है। क्लियर दोस्तों। आइए दोस्तों, अब इन दोनों का यूज कहाँ होता है, तो इन दोनों के यूजेस जान लें हम लोग। आगमन और निगमन विधि के जो यूजेस हैं, यानी कि कहाँ कहाँ ये उपयोगी है, ये जान लें। चलिए, आगमन विधि जो है बीजगणित के सूत्र की स्थापना करने में उपयोगी है। क्लियर। दूसरी बात, आयत का परिमाप हुआ, क्षेत्रफल हुआ, ज्ञात करने के लिए सूत्र की स्थापना करने में उपयोगी है आगमन विधि। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट है रेखा गणित शिक्षण हेतु महत्वपूर्ण है। कौन सी? आगमन विधि। चौथा है रूढ़ संख्याओं का ज्ञान देने में उपयोगी है आगमन विधि। अगला है त्रिभुज के कोणों का योग ज्ञात करने में उपयोगी है आगमन विधि। और लास्ट है साधारण ब्याज निकालने के सूत्र का निगमन करने में उपयोगी है आगमन विधि। क्लियर दोस्तों। आइए हम लोग निगमन विधि के जो यूजेस हैं ये कहाँ कहाँ उपयोगी है वो भी जान लें। आइए, पहली बात कि यह विधि या निगमन विधि बीजगणित, रेखागणित, त्रिकोणमिति शिक्षण में यूजफुल है। क्लियर दोस्तों। फिर सुनिए, बीजगणित, रेखागणित, त्रिकोणमिति शिक्षण में यूजफुल है। नेक्स्ट है सूत्रों की मदद से परिमाप, क्षेत्रफल, व्यास, परिधि, ब्याज आदि ज्ञात करने में निगमन विधि बहुत ही यूजफुल है। चलिए दोस्तों, अब सिर्फ इतना जान ले कि आगमन विधि जो है ये कैसी है विधि है? टाइम टेकिंग है ना दोस्तों। क्यों? क्योंकि इसके जो गुण थे हम लोगों ने देख चुके हम लोग। टाइम टेकिंग है दोस्तों। इस विधि को हम लोग थकाने वाली विधि भी बोलते हैं, ये याद रखिएगा। कौन सा? थकाने वाली विधि। क्लियर दोस्तों। और ये भी याद रखिएगा आगमन विधि जो है ये बाल केंद्रित विधि होती है, बाल केंद्रित। और ये वाली विधि जो है कौन सी? शिक्षक केंद्रित होती है। अब चूंकि शिक्षक केंद्रित होती है तो टाइम कम लगता है, और ये बाल केंद्रित होती है टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन बच्चों को रुचिकर ये लगती है, बच्चा करके सीखता है। इसका मतलब है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न होता है, तर्क शक्ति। तो दोस्तों ये सब हम लोग जान चुके हैं और उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों यदि क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना भी मत भूलिएगा। नमस्कार।